गुड आफ्टरनून। देखिए, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेशन की। हमें देख रहे थे कि अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुलाई जा चुकी है। इससे पहले वाला अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप एक सीरीज में इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लास दर क्लास हम एक एक करके सारे सेक्शन को निपटा रहे हैं और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर जो आप 1.5 स्पीड पे एक एक करके सीरीज सारी देख लेंगे। आ जाइए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जिनमें आर्टिकल 32 का जिक्र आपने करा सुना होगा, आप पढ़ते भी होंगे 32 के बारे में। वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की, जिसमें संवैधानिक अपील हो सकती है, दीवानी कोई मामला है वो अपील कर सकते हैं, या फौजदारी कोई मामला अगर जो आ जाता है आपराधिक मामला, वो भी आप इसमें अपील कर सकते हैं मान्य सुप्रीम कोर्ट में। फिर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आता है मान्य सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति महोदय के लिए। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 143 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। इसके बाद बात करते हैं पुनर्विचार संबंधी अधिकार के। यह आर्टिकल भी बहुत न्यूज में रहा, आर्टिकल 137, जिसमें जिसे रिव्यू पेटिशन हम कहते हैं और बहुत सारे कारणों की वजह से यह चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा पुनर्विचार संबंधी अधिकार आर्टिकल 137। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका जिक्र आर्टिकल 129 में है। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक मामलों में कम से कम 5 सदस्यीय पीठ जो है जरूर बैठेगी। जब भी कोई ऐसा प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा जिसमें संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो, उस केस में कम से कम 5 सदस्यीय पीठ जो है बैठेंगी, उस मामले को सुनेंगी, उस पर अपना निर्णय देंगी। यह प्रावधान है आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर यह तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश जो है आर्टिकल 127 में 127 में है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, 129 में अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रिक्स बनाइएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। पैरेलल ही इसके उच्च न्यायालय भी देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल बेसिक आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होंगे। आर्टिकल 215 वहां है 129, यहां है 215। उच्च न्यायालय का गठन राष्ट्रपति जी द्वारा होगा। आर्टिकल 217, गठन 217 राष्ट्रपति जी करेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होंगे। यह आर्टिकल 231 में है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। अब देखिए योग्यता, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यता है, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी योग्यता है। इनकी योग्यता है कि यह कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद पर इन्होंने धारण किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो 10 वर्षों तक, या किसी उच्च न्यायालय में इन्होंने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। ये 2 योग्यताएं हैं। फिर इसके अलावा आयु का जिक्र किया गया है कि 62 साल तक की उम्र जो है काम कर सकेंगे अपने पद पर। और पद से जो विमुक्ति है, पद से जो हटाया जाएगा, वो सेम उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके अलावा इनके भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होंगे। इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 226 के तहत है। हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे आर्टिकल 32 है, जो क्षेत्राधिकार रिट जारी करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहीं आर्टिकल 226 के तहत मान्य उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। और खास बात यह है कि मान्य सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए वो रिट जारी कर सकती है 5, लेकिन हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है रिट के मामले में। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कोई नॉर्मल राइट्स भी हैं, उनके लिए भी रिट जारी कर सकती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार ऑब्वियसली फौजदारी होगा। सत्र न्यायाधीश, देखिए सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड और दीवानी मामलों पे 5 लाख या उससे ज्यादा का अधिकार। कहने का मतलब है कि यदि सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड जैसा कोई दंड सुना देते हैं किसी अपराध में, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में हाईकोर्ट उसको
देख सकता है, स्वतः संज्ञान उसका ले सकता है। और दीवानी मामले 5 लाख से ऊपर के जितने भी होंगे वो सुन सकते हैं हाई कोर्ट। अभी करंटली 25 उच्च न्यायालय। देखिए लोक अदालत, अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले एक्ट ध्यान रखिएगा, क्या फैक्ट बनते हैं। सबसे पहले एक माफ कीजिएगा, नालसा, इसका शॉर्टकट नेम नालसा है। 1987 में ये एक्ट आया है और 2002 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। पूरा नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, संशोधन 2002। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके निर्णय अंतिम होते हैं। इसका मतलब है आप कहीं भी आगे इसके लिए अपील नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, यह अदालत सिर्फ 5 लाख तक के दावों पर विचार करती है। दीवानी मामले जो 5 लाख तक के हैं और 5 लाख से ऊपर हमने देख लिया उच्च न्यायालय। दिल्ली में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, दिल्ली में प्रथम अक्टूबर 1985 में बनाई गई, अक्टूबर 1985। इसके बाद एक अधिनियम आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, संशोधन भी हुआ है इसमें हाल ही में, मेरे ख्याल से 2020 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए जिला स्तर पर जिला फोरम जो नोडल एजेंसी है, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नोडल एजेंसी, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और ये जो जिला स्तर पर जिला फोरम है, ये 20 लाख तक के मामले देख सकता है। राज्य स्तर पर जो एजेंसी है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। ये सारे फैक्ट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर भी इसमें कुछ डाउट रहता है तो जरूर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैट, प्रशासनिक अधिकरण। कैट आर्टिकल 200 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 323 ए में है, 323 ए में है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आर्टिकल 323 ए। अधिनियम ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के तहत बनाया गया, किस अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक बॉडी बनाया गया। वो अधिनियम है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। इसके तहत ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल है 323 ए। कैट के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय, वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। टोटल देखें तो लगभग 66 मेंबर्स इसमें होते हैं। आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा जरूर। आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके क्या फैक्ट है। देखिए योजना निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करती है, बेसिकली एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, सेतु का काम करती है, बेसिकली सभी मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल बैठाने के लिए। देखिए इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ है, 6 अगस्त 1952। और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय वह निकाय जिसे बिना किसी कानून के जो है कार्यकारी द्वारा अपने आप जो है फॉर्म किया जाता है, वह एक कार्यकारी निकाय है बेसिकली। एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कहते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के सचिव इसके भी सचिव होते हैं। मुख्यमंत्री योजना आयोग के जो सदस्य, ये सभी के सभी इनके सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था के संतानम जी ने, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संतानम जी ने दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए 1919 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926, कहने का क्या मतलब है कि वर्ष 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसमें एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाने की बात हुई थी, जिसके बाद कमीशन बनाए गए और फिर फाइनली 1926 में पहला केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। 1924 में लॉ कमीशन द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश भी ऑलरेडी की गई थी।
सदस्य संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं यूपीएससी के मामले में। वर्तमान में 10 मेंबर हैं। 6 वर्ष और 65 साल इनका जो है टेन्योर है, 6 वर्ष या 65 साल आयु, जो भी पहले पूरा कर लें। जबकि एसपीएससी के केस में, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के बारे में बात की जाए तो उनका टेन्योर 6 वर्ष और 62 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए उस तक निर्धारित है। और आप ये जानते हैं राज्यपाल जी जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोक सेवा आयोग। इनके सदस्यों की अगर जो निर्भरता का कोई प्रश्न उठ जाए तो आफ्टर न्यायालय प्रतिवेदन, जब न्यायालय भी फाइनल इसको मान ले बात को कि हाँ जी ये जो है निर्भर है, यह इसमें शामिल नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति उनको जो है निर्भरता दे सकते हैं। उनकी निर्भरता साबित हो जाएगी और वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जी लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकते हैं, पर वो पहले न्यायालय से एक प्रतिवेदन मांगेंगे, न्यायालय जांच करेगी और उसके बाद जो है उसके प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रपति जी ऐसा कदम उठा सकते हैं। इस बात का जिक्र है आर्टिकल 317 में, 317 में। आ जाइए, अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग है आर्टिकल 280। वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष रखेंगे, यह आर्टिकल 281 में। वित्त आयोग 280 में है जी, वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखेंगे, यह आर्टिकल 281 में। एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य वित्त आयोग, इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 झ। देखिए 243 झ हिंदी में पूछेगा, 243 आई या 243 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। इसमें सब में राज्य वित्त आयोग है, ये राज्य वित्त आयोग, हिंदी में झ, इंग्लिश में आई और नंबर्स में 9। राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सभी के सभी राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त होते हैं। पहला लॉ कमीशन, ये 22 नवंबर 1951 को बनाया गया था और ये एक्ट ध्यान रखिएगा, द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951, द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। पहला लॉ कमीशन 22 नवंबर 1951। अब ये हटा दीजिए, पुराने नोट्स हैं दरअसल, मोस्ट रिसेंट। अभी तो 16वां वित्त आयोग बन गया है, आपने न्यूज में देखा होगा, 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग। और ये है अरविंद पनगड़िया जी, जी। ठीक है, ये उसमें देखेंगे, ये सूची देख लीजिएगा आप। अभी मैंने कुछ पेपर देखे थे जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीजेआई पूछ लिए गए थे कि इनमें से कौन से नहीं रहे हैं। किसी राज्य का पेपर था और इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें से, निम्नलिखित में से कौन कौन कभी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे या रहे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, सन छोड़ दीजिए, बस नाम याद रखिए इनका, केसी नियोगी जी, के संथानम जी, एस के चंदा जी, डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी, महावीर त्यागी जी, पी ब्रह्मानंद रेड्डी जी, जेपी सेलेट जी, वाईपी चौहान जी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, एनकेपी साल्वे जी, केसी पंत जी, प्रोफेसर ए एम खुसरो जी, डॉक्टर सी रंगराजन जी, डॉक्टर विजय एल केलकर जी, वाईवी रेड्डी जी, एन के सिंह जी, और अब आ गए अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी, एक बार पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूटीज। देखिए, यूनियन टेरिटरी,
ये एंड करना है, सारे फैक्ट देखने हैं, उसके बाद ज्योग्राफी का टर्न आएगा, धीरे धीरे सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसीलिए आप फैक्ट्स पे अभी ज्यादा ध्यान दें जितना भी समय आपके पास बचा है। अंडमान, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रशासक हैं वह उपराज्यपाल कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जो चंडीगढ़ यूटी के जो प्रशासक हैं वो मुख्य आयुक्त कहलाते हैं। सिर्फ चंडीगढ़ अलग कर दीजिएगा, मुख्य आयुक्त कहलाते हैं। बाकी अंडमान, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहाँ के प्रशासक उपराज्यपाल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विधायी व्यवस्था वाले यूटीज में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अब चूंकि यूनियन टेरिटरी, नाम से ही यूनियन है, कहने का मतलब है कि यूनियन के अंडर जो स्टेट्स होते हैं वो बेसिकली यूनियन टेरिटरी है। तो वहां पर यूनियन का ही एक तरीके से शासन चलता है, या यूनियन का शासन कहें या राष्ट्रपति जी का शासन कहें। तो राष्ट्रपति जी का ही यह कर्तव्य हो जाता है, संविधान में भी यही लिखा है कि मुख्यमंत्री, वहां के अगर जो किसी यूटी में विधानसभा है तो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। वैसे राज्यों में क्या होता है, राज्यों में राज्यपाल का ये काम किया है, राज्यपाल जी को ये काम दिया गया है कि वह राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, जबकि यूनियन टेरिटरी में ये काम राष्ट्रपति जी करते हैं। और इसका आर्टिकल है 239AA। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये 239AA6। ये सेम ऐसा ही है जैसे राज्यों में होता है। देखिए, केंद्र राज्य संबंध देखते हैं, शक्तियों का जो विभाजन है, और ये जो सूचियां हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये बेसिकली 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी मौजूद थी। आप कह सकते हैं कि बेसिकली वहां से इंस्पायर्ड है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, समवर्ती सूची। नाम से जैसे समझ में आ रहा है, संघ सूची संघ के लिए है, संघ इस पर काम कर सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची राज्यों के लिए है, राज्य इस पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची दोनों के लिए है और दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर जो किसी बात पर विरोधाभास हो जाता है तो उसमें संघ का जो कानून होगा वो प्रभावी रहता है। ये प्रावधान है, ये याद रखिएगा, ये बार बार देखिएगा इनको, एक बार में तो ये नहीं होंगे, बहुत बार देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रक्षा विदेश संघ सूची में है रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेश ऋण, डाक व तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेश व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन। इसके अलावा भी होंगे। कुल 100 विषय हैं, कुल 61 विषय हैं, कुल 52 विषय हैं, ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई, ये सारे के सारे इसमें हैं। समवर्ती सूची में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्रायोरिटी अगर जो आपको देनी है, ऑब्वियसली संघ इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जितने भी बड़े मैटर है जो नेशनल लेवल पर होते हैं, सुन के लगता है कि यार ये तो नेशनल लेवल पर होंगे, ये इनको आप जो है संघ सूची में रख सकते हैं। और जो ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिकली जिन पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल कि ये तो स्वतंत्र होंगे, तो उसको आप समवर्ती सूची में रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपको विभिन्न राज्यों से होकर ही गुजरेंगे, तो दोनों का जो संलयन है वो होना बहुत जरूरी है, दोनों का आपस में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। तो ये विषय दोनों की सूचियों में डाला गया है, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। अगला है परिवार नियोजन, फिर है जनसंख्या नियंत्रण, फिर है समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक योजना, वन, या इसके अलावा ये सारे जो है समवर्ती सूची में रखे गए हैं। फिर ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान की जिसे संज्ञा दी जाती है, उसके द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांटवा माप, ये 4 चीजों को बेसिकली 5 चीजों को, माफ करिएगा नंबरिंग गलत हो गई इसमें, इन 5 चीजों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ये जो है सही किया था। पांचवा ये है चौथा। देखिए, पहला है वन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है ये पूरा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, चौथा है बाट व माप वेट और मेजर जो स्केल होते हैं, और पांचवा है जानवर व पक्षियों की सुरक्षा। इन चीजों को राज्य सूची से संवर्ती सूची। ठीक है, देखिए संघ राजस्व स्रोत, संघ के बेसिकली जो स्रोत हैं, निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। इससे इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमी का सेक्शन आता है जिसमें बेसिकली आपको देख के जाइएगा प्रत्यक्ष कर, आप बना दीजिएगा इसको अपने पास। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं, इसकी आपके पास एक छोटा सा लिस्ट होना चाहिए, कहीं पर लिखा होना चाहिए आपने, नहीं है तो तैयार कर लीजिएगा, या जब हम इकोनॉमी का क्लास लेंगे, जब भी इसका टॉपिक आएगा तो लिख देंगे वहां पे। देखिए, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की संसद की शक्ति। न्यायालय कुछ अन्य संसद जो है कुछ अन्य न्यायालयों को गठित कर सकती है। आर्टिकल 247 में इस बात का जिक्र है। राष्ट्र हित में राज्य सूची पर संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल 249 में है। आपातकाल में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, आर्टिकल 250 में है। दो या दो से अधिक राज्य एक बिल पास कर दें और सहमति जता दे संसद के साथ कि हमारी राज्य सूची पर आप कानून बनाएं, तो संसद ऐसा कर सकती है, आर्टिकल 252 के तहत। अंतरराष्ट्रीय संधि सम्मेलन को लागू करने के लिए राज्य सूची पर संसद जो है कानून बना सकती है, आर्टिकल 253 में। संघ का राज्यों पर नियंत्रण, आर्टिकल 257 में। अंतरराज्यीय नदी घाटी, आर्टिकल 262 में। संघ द्वारा आरोपित, राज्य द्वारा संग्रहित कर, वो कर जो संघ लगाता है, वो टैक्स जो संघ लगाता है, लेकिन राज्य उसको संग्रहित करता है और उपभोग भी कर लेता है, वो है आर्टिकल 268 में। संघ जिन करों को लगाता है और राज्य जिनको संग्रहित करता है, या जैसे सेवा कर, यह है आर्टिकल 268 ए में। ये उधार तो हटा दीजिए। एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, एक बार इनको रैंडमली चेक कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 263। राष्ट्रपति जी इसको गठित करते हैं। पहली बार जून 1990 को बनाई गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुके हैं इससे। पहली बार जून 1990 को बनाई गई और पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं इसमें, इस परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, और इस परिषद की बैठक कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। कहने का मतलब है इसमें भी कोरम को जो है फॉलो किया जाता है, कम से कम 10 मेंबर चाहिए ताकि यह बैठक की जा सके। अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 1950 योजना आयोग। और प्रथम उपाध्यक्ष योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी। देखिए, गुलजारी लाल नंदा जी, यहां तो इनका नाम है ही, साथ में इनका नाम कार्यवाहक पीएम के रूप में भी तो आता है। बताइएगा मुझे अगर जो मैं सही कह रहा हूं या गलत भी कह रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अध्यक्ष इसके पीएम जी होते हैं,
और परमेश्वरन अय्यर कार्यकारी अध्यक्ष, ये तो आप चेक कर लेंगे, हम इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट जैसे योजना आयोग और नीति आयोग कब बना है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। देखिए 15 भाग में, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 324, 329। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। 15 अक्टूबर 1989 तक, देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 से 2 लोग इसमें और शामिल हो गए, टोटल 3 लोग हो गए, जिसको इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया जनवरी 1990 में। 1989 तक एक सदस्य था चुनाव आयोग। 16 अक्टूबर 1989 से इसको 2 लोग और जोड़े गए इसमें, और जनवरी 1990 में यानी कुछ ही महीनों में यह प्रावधान खत्म भी कर दिया गया। और फिर अक्टूबर 1993 से अभी तक चुनाव आयोग 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 1950 स्थापना, 15 अक्टूबर 1989, यहां देखिए इन्होंने भी बना रखा है, 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य, 16 अक्टूबर 1989 से और जनवरी 1990 तक 3 लोग हैं टोटल, फिर इसको एंड कर रहे हैं जनवरी 1990 में, और फाइनली फिर अक्टूबर 1993 से और अभी तक ये 3 सदस्य हैं। अवधि क्या है? वही अवधि है जो यूपीएससी के सदस्यों के लिए है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, जो भी आप कह सकते हैं। और राज्य चुनाव आयोग 243 के, देख लीजिए कैसे। देखिए ईवीएम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों में सबसे पहले ईवीएम इस्तेमाल की गई थी 1982 में। आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिए कि केरल के किसी विधानसभा चुनाव में 1982 में पहली बार ये यूज की गई थी, बहुत लिमिटेड ईवीएम। नवंबर 1998 में माफ कीजिएगा, नवंबर 1998 है। एमपी में 5, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 6 क्षेत्रों में धीरे धीरे क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, क्रम शुरू हो गया यूज होने का। 1999 पूरा चुनाव ईवीएम से, ये पहला राज्य बना गोवा 1999, ये ध्यान रखिएगा। केरल से शुरुआत हुई थी 82 में, और पहला जो राज्य बना पूरा चुनाव ईवीएम से होने में 1999। संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम से, मतलब पूरा लोकसभा के जो आम चुनाव है वो ईवीएम से पहली बार 2004 में हुए। 2009 से सभी जगह ईवीएम का प्रयोग सुनिश्चित कंफर्म हो गया कि भैया 2009 सब जगह। अब ये जो वीवीपैट है, देखिए वो वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पहला प्रयोग 2013 में। कहा? नागालैंड के चुनाव में, विधानसभा चुनाव। नागालैंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2013 किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा किस तरीके से दिया जाता है। देखिए कोशिश करते हैं सिंपली समझने की। लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त हो। कहने का मतलब है, या तो देखिए लोकसभा का आम चुनाव है कोई, या किसी राज्य में कोई विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपको किसी ना किसी 4 या 4 से ज्यादा सीटों में टोटल जितने मत हैं, वैध मत, टोटल जितने मत पड़े उसका 6% प्राप्त हो गया हो आपके सदस्यों को। आपकी किसी पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़े हुए और उनको चुनाव चल रहा है, मान लीजिए लोकसभा का आम चुनाव या राज्य विधानसभा के जो चुनाव चलते हैं, उनमें से आपके जो प्रत्याशी हैं 4 या 4 से ज्यादा कोई सीटें बेसिकली माफ कीजिएगा जो वोट हैं, टोटल वोट का 6% अगर जो पा लेते हैं, या तो वो ये कर ले, या दूसरा ये प्रावधान कर सकते हैं कि एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की लीस्ट 4 सीटें जीतनी होगी। कहने का मतलब है कि किसी राज्य की विधानसभा से वो 4 सीटें जीत जाएं और लोकसभा में 2% सीटें हो
वह कम से कम 3 राज्यों में हासिल की गई हो। कहने का मतलब है कि लोकसभा में उनके जो सदस्य हैं वो एटलीस्ट 2% सीट उनके पास हो, उस पार्टी के पास हो, और वो 2% सीटें उन्होंने कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हासिल की हो। एक बार देख लेते हैं फिर से। लोकसभा आम चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, आपको 4 से अधिक राज्यों में वैध मत का 6% लाना है, या एक राज्य में आपको एक राज्य या राज्यों की विधानसभाओं में आपको 4 सीटें जीतनी है, और लोकसभा में 2% सीट जीतनी है, कम से कम आपके पास 2% सीट हो, और वो 2% सीट तीन अलग अलग राज्यों से आई हो। नेक्स्ट देखते हैं, मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र, मतदाता जो ये फोटो युक्त पहचान पत्र होता है, फोटो आईडी चुनाव के लिए, वो 1993 से शुरू हुआ, 1993 से फोटो आईडी, वोटर आईडी। प्रतिवर्ष संशोधन निर्वाचन सूची में नवंबर की पहली तारीख पात्रता से हटा दीजिए 18 वर्ष पूरे हुए। परिसीमन आयोग, देखिए आर्टिकल 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग अभी होने वाला है, परिसीमन डेट ओवर हो रहा है उसका, 2026 तक देखा था ना हमने, 2026 के बाद देखते हैं क्या चेंज होगा। 82 जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमन हेतु संसद द्वारा विहित अधिकारी की नियुक्ति। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 82 में बात का जिक्र है कि संसद एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो जनगणना हो जाने के बाद ये देखेगा कि लोकसभा में सीटें बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया और परिसीमन को 2000 तक रोक दिया गया। फिर 2000 जब कंप्लीट हो गया, तब 2001 में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में फिर आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया और परिसीमन बेसिकली 2026 तक रोक दिया गया। ये मैं बता रहा हूं आपको, 2026 तक। परिसीमन आयोग 2002 का गठन किया गया 12 जुलाई 2002 में फिर, और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जो है इनके अध्यक्ष बनाए गए, ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 2002, परिसीमन आयोग 2002। सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा 10 जनवरी 2008 को मंजूरी मिल गई। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। नया परिसीमन 2001 की जनगणना पर किया गया है बेसिकली। ये आरक्षित सीटें देख सके हम, नए परिसीमन के बाद जो एससी सीटें, एसटी सीटें, ये भी देख लीजिए, 79 से 84 और 41 से 47। कहां परिसीमन नहीं हो पाया 2002 परिसीमन आयोग द्वारा? असम में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, यहां परिसीमन नहीं हो पाया है। अब देखिए ये वरीयता अनुक्रम है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ये क्रोनोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वरीयता क्रम पर है, क्रोनोलॉजी पर है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन। देखिए वरीयता क्रम आप समझ रहे होंगे, हायरार्की पदों के रूप में, राष्ट्रपति जी सबसे ऊपर, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री जी, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, फिर 5 का जोड़ा गया देखिए 5 का उप प्रधानमंत्री, सीजीआई, फिर उसके बाद सीजीआई और लोकसभा अध्यक्ष, फिर केंद्र कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, योजना के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता, इनका क्रम एक ही है। फिर 7 का भारत रत्न से सम्मान धारक, उनका क्रम आता है। फिर 8 में राजदूत, फिर 9 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर 9 का में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व कैग। और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर 9 का जोड़ा गया था अगस्त 1993 में। एक एक फैक्ट आप याद रखिएगा, धीरे धीरे आप 2-3 बार देखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन जी के आग्रह पर यह 9 का क्रम जोड़ा गया अगस्त 1993 में। 9 का है क्या, किसका क्रम है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त व कैग। उनके बाद आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, योजना आयोग सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला होता है। फिर उनके बाद आते हैं महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, उपराज्यपाल जी। फिर आते हैं जनरल रैंक में या जनरल व उनके समान रैंक वाले सेना के अध्यक्ष। बार बार देखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। ये पार्ट 2 था इसका, और कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये जो है
सभी पार्ट्स आपके जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक के नोट्स हमारे बचे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं। आपको बार बार उनको पढ़ना है, बहुत तेजी से पढ़ना है, क्योंकि समय कम है तो आपको और चीजें भी करनी है। आई होप आप टेस्ट दे रहे होंगे, रैंडम टेस्ट देते रहें। और रैंडम कहने का मतलब है कि ऑल्टरनेट डेज में आप दे सकते हैं, लेकिन दीजिएगा फुल लेंथ। और रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें। और वीडियो अगर जो ये अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।